एक ऐसा परिवार जो इतना रईस था कि कहा जाता है अगर वे अपने घर से सिर्फ सोना और चांदी निकालकर गंगा नदी में एक दीवार खड़ी कर देते ना तो नदी का बहाव भी रुक जाता। चलिए देखते हैं कि दौलत का सबसे बड़ा साम्राज्य एक छोटी सी घटना से कैसे हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। साल 1700 के आसपास की बात है। अपने चरम पर इस परिवार की कुल संपत्ति का अंदाजा लगाएं तो आज के हिसाब से ये लगभग 1000 बिलियन पाउंड्स बैठता है। बिल्कुल, ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये एक ऐसा खजाना था जिसके सामने उस वक्त की बड़ी बड़ी रियासतें भी एकदम छोटी लगने लगती थीं। इनकी दौलत का पैमाना आखिर कितना विशाल था, इसे ऐसे समझते हैं। अगर उस वक्त पूरे इंग्लैंड के सारे बैंकों को एक साथ मिला दिया जाता तो भी उनके पास इतना पैसा नहीं था जितना अकेले इस परिवार की तिजोरी में था। और बात सिर्फ नकद की नहीं है। उस वक्त का जो अविभाजित बंगाल था, जिसमें आज का असम, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल सब आते हैं, उसकी लगभग आधी जमीन पर अकेले इसी परिवार का मालिकाना हक था। ये लिटरली एक देश के बराबर थे। अब यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल हमारे दिमाग में आता है। इतिहास ने दुनिया के अब तक के सबसे अमीर परिवार को पूरी तरह से भुला कैसे दिया? एक ऐसा परिवार जिसके पास एकदम सिनेमैटिक लेवल की ताकत थी, बेहिसाब दौलत थी, लेकिन जिनके वंशजों का आज कोई पक्का अता पता तक नहीं है, वो इतिहास के पन्नों से अचानक गायब कैसे हो गए? इस पूरे साम्राज्य की शुरुआत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1650 के दशक में चलना होगा, जब हीरानंद शाह नाम के एक व्यक्ति राजस्थान के नागौर से पटना आ बसे थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यूरोपीय युद्धों के लिए बारूद बनाने में इस्तेमाल होने वाले सॉल्ट पीटर यानी शोरे की भारी डिमांड का फायदा उठाया। और क्योंकि पटना गंगा नदी के किनारे बसा था, उन्होंने इस बहुत ही अहम ग्लोबल ट्रेड रूट का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। यहीं से नींव पड़ी एक विशाल साम्राज्य की। आगे चलकर हीरानंद शाह के 7 बेटों ने और खासकर उनके सबसे बड़े बेटे मानिक चंद ने इस बिजनेस को एक विशाल फाइनेंशियल नेटवर्क में बदल दिया। देखते ही देखते कलकत्ता, बनारस और पूरे उत्तर भारत में इनकी शाखाएं खुल गईं। ये सब यूरोप के मशहूर रॉथस्टाइल्ड परिवार के उभरने से काफी पहले हो रहा था। कुछ ही समय में ये परिवार मुगलों, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और डचों के लिए एक सबसे भरोसेमंद नाम बन गया। अब इस व्यवस्था के बारे में जो बात वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि उन्होंने उस जमाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। उन दिनों जमीनी या समुद्री रास्तों से नकद ले जाना मतलब सीधे सीधे लुटेरों को दावत देना था। तो इस खतरे से बचने के लिए उन्होंने हुंडी सिस्टम नाम की एक क्रांतिकारी व्यवस्था बनाई। इसे आप आज के चेक का एक बहुत ही शुरुआती वर्जन मान सकते हैं, जिसने बिना कैश के बड़ी बड़ी रकम का सेफ ट्रांसफर मुमकिन कर दिया। और जरा सोचिए इस सिस्टम का स्केल कितना बड़ा रहा होगा। 1728 से 1740 के बीच बंगाल से दिल्ली के मुगल सम्राट को भेजा जाने वाला सारा का सारा टैक्स, जी हाँ, सारा टैक्स इसी हुंडी सिस्टम के जरिए जाता था। ये सिस्टम इतना भरोसेमंद बन चुका था कि मध्य एशिया के तुरानी व्यापारी हो या फिर रूसी और अर्मेनियाई व्यापारी, सब इसे बेझिझक इस्तेमाल करते थे। इस हुंडी सिस्टम ने व्यावहारिक रूप से इस परिवार को उस समय की वित्तीय दुनिया का सेंटर बना दिया था। अब इतनी दौलत हो तो सत्ता पर पकड़ बननी ही थी। जब भी मुगल दरबार में कोई उथल पुथल होती तो ये परिवार उससे सीधे तौर पर प्रभावित करता था। जैसे 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद फर्रुखसियर को गद्दी तक पहुंचाने के लिए इन्होंने ही फंडिंग दी थी। और इसी के इनाम के तौर पर मानिक चंद को एक बेहद प्रतिष्ठित शाही उपाधि मिली, जगत सेठ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का बैंकर। और वे सच में दुनिया के बैंकर ही थे। अगली पीढ़ी में जब कमान फतेह चंद के हाथों में आई तो ये परिवार लगभग एक आधुनिक सेंट्रल बैंक की तरह ऑपरेट करने लगा। बंगाल में सिक्के ढालने की टकसाल पर उनका पूरा एकाधिकार हो गया। मतलब फ्रांसीसी, ब्रिटिश या डच कंपनियां बाहर से जो भी सोना चांदी लाती थी वो सीधे जगत सेठ के पास पहुंचता था और वही तय करते थे कि बाजार में कितना पैसा सर्कुलेट होगा। यही वो बेहिसाब धन था जिसने उन्हें उस समय का असली किंग मेकर बना दिया था। अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों को निष्पक्ष रूप से देखें तो पता चलता है कि 1740 में उन्होंने सरफराज खां को रास्ते से हटाकर अली वर्दी खां को नवाब बनाने के लिए एक पूरे सैन्य तख्ता पलट को फंड किया था। जो भी शासक गद्दी पर बैठता वो अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए पूरी तरह इन्हीं पर निर्भर होता। यहाँ तक कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशंस को भी फंड कर रहे थे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आता है 1700 के दशक के मध्य में,
जब एक भयंकर टकराव की जमीन तैयार हुई। एक तरफ थे नए जगत सेठ मेहताब चंद, जो बेहद अनुभवी और चतुर थे, और दूसरी तरफ था बंगाल का नया नवाब सिराजुद्दौला। सिराज की उम्र महज 23 साल थी। वो बेहद अनुभवीन था, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था, और सबसे बड़ी बात, वो ताकतवर लोगों के प्रति खुले तौर पर दुश्मनी का भाव रखता था। ये नया नवाब अपनी ताकत के नशे में इतना लापरवाह था कि उसने अपनी ही मौसी को कैद कर लिया था और अपने मुख्य कमांडरों को दरकिनार कर दिया था। बात तब और बिगड़ गई जब सिराज ने एक युद्ध अभियान के लिए जगत सेठ से सीधे 3 करोड़ रुपए की मांग कर डाली। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, और इस अत्यधिक मांग को देखते हुए जगत सेठ ने उसे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। और बस यहीं पर वो घटना घटी जिसने इतिहास का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। भरे दरबार में नवाब ने सरेआम जगत सेठ को थप्पड़ जड़ दिया, और सिर्फ थप्पड़ ही नहीं मारा, बल्कि उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन की धमकी भी दे डाली। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जगत सेठ एक बेहद सख्त धार्मिक मारवाड़ी जैन परिवार से थे, जिन्होंने पूरे इलाके में कई मंदिर बनवाए थे। ये सार्वजनिक अपमान एक ऐसी लक्ष्मण रेखा पार कर गया था जिसने हमेशा के लिए नवाब के पतन पर मुहर लगा दी। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए जगत सेठ ने एक बेहद खतरनाक गठबंधन तैयार किया। उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी को 4 मिलियन पाउंड की भारी फंडिंग दी, और साथ ही नवाब की सेना के उसी दरकिनार किए गए कमांडर मीर जाफर को अंदर से गद्दारी करने के लिए अपने साथ मिला लिया। पूरी बिसात बिछ चुकी थी। इसके बाद आया 23 जून 1757 का दिन, प्लासी का युद्ध। मैदान में स्थिति एकदम साफ थी। एक तरफ ब्रिटिश सेना थी जो संख्या में बहुत ही छोटी थी, सिर्फ 3000 सैनिक, और उनके सामने सिराजुद्दौला की 50,000 से भी ज्यादा सैनिकों वाली विशाल फौज खड़ी थी, जिसके पास भारी तोपखाना था और जिसका नेतृत्व मीर मदान और मोहनलाल जैसे वफादार कमांडर कर रहे थे। कागज पर देखा जाए तो अंग्रेजों की हार तय थी, लेकिन युद्ध के मैदान में किस्मत ने अचानक ही पासा पलट दिया। वहां तेज बारिश शुरू हो गई। अब अंग्रेजों ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए तुरंत अपनी तोपों और बारूद को तिरपाल से ढक दिया। वहीं दूसरी तरफ नवाब की विशाल सेना ने घोर लापरवाही बरती। उनका सारा का सारा बारूद बारिश में भीगकर खाक हो गया, जिससे उनका वो भारी भरकम तोपखाना पूरी तरह से बेकार हो गया। और इसी अफरा तफरी के बीच पहले से प्लान की गई वो गद्दारी सामने आ गई। जैसे ही नवाब का वफादार सेनापति मीर मदान मारा गया, नवाब घबरा गया और उसने मीर जाफर से सलाह मांगी। मीर जाफर ने उसे तुरंत पीछे हटने की झूठी सलाह दे दी। जैसे ही नवाब की सेना ने पीछे मुड़ना शुरू किया, रॉबर्ट क्लाइव ने उस निहत्थी और पीछे हटती सेना पर तोपखाने से जोरदार हमला बोल दिया। नतीजा, नवाब की पूरी तरह हार हुई और उसे मार दिया गया। अब ये पॉइंट बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरी ट्रेजेडी को दर्शाता है। युद्ध खत्म होने के बाद मीर जाफर को नया नवाब बनाने की जो भी बैठकें हुई ना, वो किसी शाही दरबार में नहीं बल्कि खुद जगत सेठ की हवेली के अंदर हुई। जगत सेठ को लग रहा था कि उन्होंने अपनी परम शक्ति साबित कर दी है और वो जीत गए हैं, लेकिन सच तो ये था कि उन्होंने अनजाने में ही पूरे भारत की चाबियां अंग्रेजों के हाथों में सौंप दी थी। और इसके बाद तो परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली। अंग्रेजों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और जल्दी जगत सेठ को किनारे लगा दिया। 1757 में उन्होंने सिक्के ढालने का अधिकार हथिया लिया। नए कठपुतली नवाब से इतनी रकम वसूली गई कि 1760 आते आते बंगाल का खजाना पूरी तरह सूख गया। 1763 में नए नवाब मीर कासिम ने विद्रोह किया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी कभी सिर्फ व्यापारी हुआ करती थी, वो अब एक पूरी तरह से राजनीतिक उपनिवेशक बन चुकी थी। इस कहानी का अंतिम और सबसे दर्दनाक मोड़ तब आता है जब मीर जाफर के बाद नया नवाब मीर कासिम ब्रिटिश कंट्रोल के खिलाफ बगावत कर देता है। मीर कासिम जगत सेठ के इतिहास को बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता था कि ये लोग सत्ता पलटने के लिए ही मशहूर हैं। इसलिए एक और तख्ता पलट के डर से उसने पहले ही जगत सेठ मेहताब चंद और उनके चचेरे भाई को धोखे से बंदी बना लिया। मुंगेर ले जाकर उनके साथ जो किया गया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर बैंकरों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, और सजा भी क्या, उन्हें उसी गंगा नदी में डुबाकर मार दिया गया। जी हाँ, उसी गंगा नदी में जो कभी उनके विशाल व्यापारिक साम्राज्य की सबसे बड़ी जीवन रेखा हुआ करती थी। उनकी इस खौफनाक मौत के बाद परिवार का पूरी तरह से सफाया हो गया।
नए ब्रिटिश प्रशासन ने ऐसे टैक्स और जमीन के कानून बनाए जिन्होंने जगत सेठ के सारे एकाधिकार को जड़ से खत्म कर दिया। उनका वो अथाह धन जो बैंकिंग सिस्टम और राजनीतिक प्रभाव पर टिका था, मानो हवा में गायब हो गया। अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्तियां जब्त कर लीं और आज मुर्शिदाबाद में एक छोटे से खंडहर नुमा संग्रहालय के अलावा इस साम्राज्य का कोई नाम लेवा तक नहीं बचा है। इस पूरे साम्राज्य के पतन को कबीरदास जी की ये पंक्तियां बहुत ही गहराई से बयां करती हैं। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्को मिराज, जिन घर झूलता हाथी उन घर दिया ना बाता पाती। मतलब एक ऐसा साम्राज्य जो राजाओं को खरीद सकता था, जो युद्धों का नतीजा तय कर सकता था, जहां कभी वैभव के प्रतीक हाथी झूमते थे, आज वहां एक मामूली सा दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ शून्य में विलीन हो गया। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या अकल्पनीय धन और सत्ता हासिल करने की ये जो अंधी दौड़ है, ये महज एक नाजुक सा भ्रम है? जगत सेठ की ये कहानी हमारे लिए एक स्पष्ट चेतावनी है। दौलत और शक्ति का पहाड़ चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, वो अहंकार, धोखे और समय की अटूट चाल के सामने एक पल में भरभरा कर गिर सकता है। जरा सोचिएगा इस बारे में कि आखिर इतिहास हमेशा खुद को क्यों दोहराता है।